चलिए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टीम टेबल। क्या यूज होता है स्टीम टेबल का? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टीम टेबल और प्रॉपर्टी टेबल? स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल क्या यूज है इसका? एनी आइडिया व्हाई वी यूज द स्टीम टेबल और प्रॉपर्टी टेबल? सर प्रॉपर्टी निकालने के लिए। आवाज नहीं आती है यार, आप लोगों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, स्टीम टेबल और प्रॉपर्टी टेबल आर यूज्ड टू determine properties of द सिस्टम की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मेरे को स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल से प्रॉपर्टी निकालनी है, तो उसके लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए? स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल कैन बी यूज्ड to determine the properties only when two independent intensive properties प्रॉपर्टीज आर नोन। तो स्टीम टेबल आप तभी यूज करेंगे जब आपके हाथ में दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हों। आपके हाथ में जब दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तभी आप स्टीम टेबल को यूज करके प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी? if it is not possible to change इसको ऐसे लिख, independent and dependent properties are independent and dependent properties two properties x and y are said to be dependent properties when it is not possible to change one property by keeping other property constant।
कीपिंग अदर प्रॉपर्टी कांस्टेंट। दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। यदि मैं एक्स को चेंज कर रहा हूं और नेसेसरली वाई में अगर चेंज हुआ, अगर वाई में चेंज हुआ, तो एक्स और वाई जो है वो दो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आई? दो प्रॉपर्टी है आपके पास में और एक प्रॉपर्टी को आप चेंज कर रहे हो, तो नेसेसरली दूसरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी अदरवाइज properties are इंडिपेंडेंट। यदि आप एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी प्रॉपर्टी को बदल देते हो, एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी को बदल देते हो, तो वो दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। चलिए एग्जांपल से अपन देखते हैं। चलिए आइडियल गैस की अपन बात कर लेते हैं। आइडियल गैस में प्रेशर और वॉल्यूम, आइडियल गैस के केस में प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या इंडिपेंडेंट? इन केस ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी? चलिए प्रेशर और, ठीक बात है, प्रेशर और क्या कर सकते हैं अपन, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले लो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कंसीडर कर लो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और इसमें अगर आप हीट एडिशन करोगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी के अकॉर्डिंगली मैं वी को कांस्टेंट रख देता हूं, और टेम्परेचर चेंज करूंगा तो मेरा प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वी को कांस्टेंट रखते हुए मैं प्रेशर को बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं। तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई। टेम्परेचर और वॉल्यूम, अगेन कंसीडर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस by changing the pressure I can change the temperature, by changing the pressure I can change the temperature। तो V को कांस्टेंट रखते हुए मैं टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं, तो V और T जो है वो भी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हुई। सिमिलरली अगर मैं P और T की बात करूं तो आप P को कांस्टेंट कर लीजिए, P को अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस रख लीजिए, P कांस्टेंट हो गया, आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि P को कांस्टेंट रखते हुए आप T को चेंज कर सकते हैं। तो PV, TV, PT ऑल आर द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर बच्चों? बात समझ में आई है? यस सर। चलिए जी, तो अब आगे देखते हैं अपन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, हमारे पास रिलेशन है H इक्वल टू CP इंटू टी। तो एनी चेंज इन T नेसेसरली कॉज द चेंज इन H। CP जो है वो कांस्टेंट है, अगर मैं T को चेंज करूंगा तो H चेंज होगा ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि H और T जो है वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई। राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, U और T। तो अगेन मेरे पास रिलेशन है U इक्वल टू CV इंटू T। तो एनी चेंज इन T विल नेसेसरली कॉज द चेंज इन U। तो U और T जो है वो भी आपकी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई। एंड सिमिलरली आई कैन से दैट एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बोथ विल बी द डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि H जो है वो T पे डिपेंड कर रहा है, U जो है वो भी T पे डिपेंड कर रहा है। तो एनी चेंज इन टेम्परेचर विल नेसेसरली कॉज द चेंज इन H एंड U। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो, और उसके कारण आपकी दूसरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो दोनों प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होंगी। और किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे हाथ में दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आइडियल गैस की हम बात करें, तो मेरे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT
तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी वी बाई एम इज इक्वल्स टू आर टी, तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हो गया। वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया। अब अगर मान लो मेरे को प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया है तो क्या मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं? प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया, दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मिल गई, तो अब आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। टेम्परेचर निकाल लिया, आप उसकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अगर मैं आपको उसका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दे दूं तो क्या आप इसका प्रेशर निकाल सकते हो क्या? अगर हमने टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दिया है तो क्या हम प्रेशर निकाल सकते हैं? अगर टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दिया है तो बेसिकली मेरे को एक ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्योंकि अगर टेम्परेचर दे दिया है तो इंटरनल एनर्जी तो मेरे को मालूम है CV इंटू टी होगा, करेक्ट है। तो इंटरनल एनर्जी मेरे को देने या ना देने का कोई तात्पर्य है ही नहीं, तो मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी को यूज करके मैं सिस्टम के स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकता। सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे हाथ में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे हाथ में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बच्चों, ये स्टीम टेबल से हम लोग आइडियल गैस के लिए जो काम हम लोग इक्वेशन से कर लेते हैं, स्टीम लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको स्टीम टेबल यूज करनी पड़ेगी। और स्टीम टेबल को यूज करने के लिए आपके हाथ में दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके हाथ में दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी अगर आपको मिल गई तो फिर आप स्टीम के स्टेट को फाइंड आउट कर लोगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए, नाउ मेरे पास वाटर है, इस वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, है ना, इस वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ। तो जब हम वाटर को हीट करेंगे, तो पहले वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर जो है वो उसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा। जब आप सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंच जाओगे, और उसके बाद आप हीट एडिशन करोगे तो फेज चेंज होना शुरू होगा। तब जो है वो आपका फेज चेंज होना शुरू होगा, यानी कि लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। और एक बार जब पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद जब आप हीट सप्लाई करोगे तो अगेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर P1 के लिए ड्रॉ करी है। ऐसी ही लाइन मैं अलग अलग प्रेशर के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टेट आ रहा है लिक्विड, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है, और सैचुरेटेड लिक्विड को जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो फेज चेंज होगा, और इन सारे चलिए, ये हमने अलग अलग प्रेशर के लिए प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए लाइन ड्रॉ करी है।
क्या हो रहा है, पहले मेरे पास लिक्विड है, पहले मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड को मैं हीट सप्लाई करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है इसको हम कहते हैं इसका सैचुरेशन टेम्परेचर। दिस इज नोन एज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P1, सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर P1, राइट। तो ये सारे पॉइंट पे मेरे को सबकूल लिक्विड मिल रहा है। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये 1 2 3, ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टेट जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड है, करेक्ट है। अब ये सारे प्रेशर के जो सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट है उन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया और इधर में मैंने ज्वाइन किया है सैचुरेटेड, ये 3 4 और 5, ये सॉरी 4 5 and 6, 4 5 and 6 are saturated vapor points, saturated vapor। तो 1 2 3 के लेफ्ट में जो स्टेट होगा वो होगा सबकूल्ड लिक्विड, दैट इज सबकूल्ड लिक्विड। और ये लाइन के राइट में जो स्टेट होगा ये होगा सुपर हीटेड वेपर, दिस इज सुपर हीटेड वेपर। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं लिक्विड डोम एंड दिस इज नोन एज द वेपर डोम। तो लिक्विड डोम के लेफ्ट साइड में आपको सबकूल्ड लिक्विड मिलेगा और वेपर डोम के राइट साइड में आपको मिलेगा सुपर हीटेड वेपर। यू विल गेट द सुपर हीटेड वेपर ऑन द राइट साइड ऑफ वेपर डोम, तो ये इस वेपर डोम के बीच में क्या स्टेट होगा, इस वेपर डोम के बीच का स्टेट होगा लिक्विड भी होगा यहाँ पे और वेपर भी होगा, यानी कि यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। इस डोम के अंदर आपको लिक्विड और वेपर मिलेगा। डोम के लेफ्ट साइड में यू विल गेट द सबकूल्ड लिक्विड और डोम के राइट साइड में आपको मिलेगा सुपर हीटेड वेपर। चलिए, ये जो पॉइंट है इसके टॉप का C, इसे हम कहते हैं C इज द क्रिटिकल पॉइंट। C इज द क्रिटिकल पॉइंट, C जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो एट द क्रिटिकल पॉइंट substance loses the distinction between लिक्विड एंड वेपर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इन वेपर, इन द वेपर। तो ये पॉइंट C पे अगर आप देखोगे, तो अच्छा, ये इसके नीचे का कोई आप प्रेशर ले लो, PC के क्रिटिकल प्रेशर, ये क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल प्रेशर के नीचे का कोई अगर प्रेशर आप लेते हो तो क्या होता है, पहले लिक्विड जो है वो सैचुरेटेड स्टेट पे जाता है और फिर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये कुछ टाइम लग रहा है। और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट पे चले जा रहे हो तो क्रिटिकल पॉइंट पे डायरेक्टली लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए फिर आगे बढ़ें। P1 इज इक्वल टू से 1 बार है और T सैचुरेशन जो है से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मान लेते हैं T सैचुरेशन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्टेट फाइंड आउट करो व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार,
एंड टेम्परेचर इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आप लोकेट कर सकते हो पॉइंट को? आप लोकेट कर सकते हो। ये लाइन जो है वो 1 बार की लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन जो कांस्टेंट प्रेशर 1 बार की लाइन है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, 1 बार और 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ पे कहीं 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये मेरे को सिस्टम का स्टेट मिल गया। क्लियर है बच्चों? ये इज दैट क्लियर? चलिए अब अगर मैं आपको कहूं कि प्रेशर इक्वल टू 1 बार है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, कैन यू लोकेट द पॉइंट? ये टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया, तो मेरा जो स्टेट है वो सबकूल्ड रीजन में आ गया और ये पॉइंट जो है वो मैंने लोकेट कर लिया। और जब 1 बार और 200 डिग्री सेंटीग्रेड था तब भी मैंने पॉइंट को लोकेट कर लिया। अब जरा पॉइंट लोकेट करो जब प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहाँ आएगा पॉइंट? When the pressure is 1 bar and temperature is 100 degree centigrade, where do I get the point? When temperature 1 bar and temperature 100 degree centigrade and pressure is 1 bar, where the point is located? I cannot locate the point. I cannot locate the point क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ 1 बार, तो ये लाइन आ रही है 1 बार की और यही टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो मेरा पॉइंट जो है वो इस लाइन में कहीं पे भी लाई कर सकता है, इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विद इन द वेपर डोम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर वेपर डोम के अंदर within the vapor dome pressure and temperature are dependent property डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दिया है तो मैं स्टेट को लोकेट नहीं कर सकता। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को दो चीजें दी ही नहीं है। अगर मेरे को बोल दिया है कि प्रेशर P1 जो है, प्रेशर P जो है वो 1 बार है, तो टेम्परेचर मेरे को देने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर मेरे को मालूम है कि P1 के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर यहाँ पे लाई करेगा। तो बेसिकली अगर आपको वेपर डोम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दे रहा है तो आपको दो प्रॉपर्टी नहीं, आपके हाथ में एक ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेपर डोम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर आपको मालूम है कि प्रेशर 1 बार है तो इसका टेम्परेचर आपको मालूम है, आप स्टीम टेबल खोलिए और वहां से सैचुरेशन टेम्परेचर निकाल लीजिए, आपको टेम्परेचर मिल गया। तो बेसिकली आपको एक ही प्रॉपर्टी दिया है, तो जिससे मैं स्टेट को लोकेट नहीं कर सकता। तो इनसाइड द वेपर डोम स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए, इनसाइड द वेपर डोम अगर मेरे को स्टेट कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो मेरे को मालूम होना चाहिए। एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज डिफाइंड एज मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो वेपर डोम के अंदर बच्चों, वेपर डोम के अंदर मेरे को x यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी, क्योंकि वेपर डोम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, तो प्रेशर और टेम्परेचर से मेरा काम नहीं होगा, वहां पे मेरे को ड्राइनेस फ्रैक्शन x कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं ये सैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड के लिए देखता हूं तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी? सैचुरेटेड लिक्विड है यहाँ पे तो मास ऑफ वेपर 0 होगा, तो सैचुरेटेड लिक्विड के लिए मेरे को x का वैल्यू 0 मिल जाएगा, और x at point 1 equal to 0 and x at point 2 1. So the value of dryness fraction will vary between 0 to 1. The value of x will vary from 0 to 1 and dryness fraction is only defined within the vapor dome. ड्राइनेस फ्रैक्शन x जो है ये सिर्फ वेपर डोम के अंदर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी। चलिए आप ड्राइनेस फ्रैक्शन से प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी प्रॉपर्टी P
इज इक्वल्स टू पी एफ प्लस एक्स टाइम पी एफ जी। अब ये P की जगह पे आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी रख सकते हो? P की जगह पे आप वॉल्यूम V रख सकते हो, P की जगह पे आप इंटरनल एनर्जी U रख सकते हो, P की जगह पे आप एंथैल्पी H रख सकते हो और P की जगह पे आप एंट्रोपी S रख सकते हो। तो यानी कि अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S इक्वल टू एंट्रोपी, एंट्रोपी S इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स टाइम एस एफ जी। एंड एस एफ जी वैसे तो स्टीम टेबल में दिया रहता है लेकिन गेट में नहीं दिया रहेगा, तो वहां पे आप एस एफ जी निकाल लेंगे। एस एफ जी इक्वल टू एस जी माइनस एस एफ, एस एफ जी इक्वल टू एस जी माइनस एस एफ। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए फिर एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसका। 10 kg of water at 45 degrees centigrade is heated at a constant pressure of 10 bar until it becomes superheated vapor at 300 degrees centigrade. Find the change in volume, enthalpy and internal energy entropy. इसमें एंट्रोपी छोड़ दीजिए, एंट्रोपी आप लोग शायद ही निकाल पाएंगे, अभी बाकी सब तो निकल जाना चाहिए। चलिए आपको क्या बोल रहा है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 बार। ये आपका आया 10 बार का लाइन। इनिशियल स्टेट आपको बोल रहा है सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 10 बार के करस्पॉन्डिंग, देखिए फटाक से। व्हाट इज द सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 10 बार, सॉरी टेम्परेचर 10 बार के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर। टेन बार के करस्पॉन्डिंग टी सेट आ रहा है, टी सेट आ रहा है 179.88 डिग्री सेंटीग्रेड, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि यहाँ पे है। अब ये पॉइंट 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। आपको पॉइंट 1 पे एंथैल्पी निकालनी, पॉइंट 1 पे आपको एंथैल्पी निकालनी है। तो एंथैल्पी एट पॉइंट 1
would be enthalpy at point 2 minus Cp of water into T2 minus T1। T2 जो है वो आपका 179.88 दिया हुआ है और T1 जो है वो आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो यहां से आप एंथैल्पी एट पॉइंट 1 निकाल सकते हैं। H1 कितना आया? जल्दी बताइए। H2 you can find out from the steam table. H2 would be equal to HF at 10 bar. चलिए भाई निकला। Anybody got the answer? $258 ये क्या H1 आ रहा है? उदित 258 क्या निकाले हुए ये? H1 ठीक है। और H2 आपको निकालना है। H2 आपको निकालना है तो H2 जो है आ, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। H2 निकालने के लिए आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया हुआ है 10 बार। तो सुपर हीटेड स्टीम की टेबल से आप 10 बार और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 कैलकुलेट कर सकते हो, V2 कैलकुलेट कर सकते हो और U निकालने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला U इज इक्वल्स। U आपको स्टीम टेबल पे नहीं मिलेगा तो स्टीम टेबल से U निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। तो H जो है वो आपको स्टीम टेबल में मिल जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आप स्टीम टेबल से निकाल लोगे एंड देन यू कैन कैलकुलेट U। उसके बाद जो है हम लोग U की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए No.
rigid vessel of volume 0.86 meter cube contains 1 kg of steam at pressure of 2 bar. Determine its specific volume, temperature, dryness fraction, internal energy, enthalpy, and entropy of steam. बन रहा है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? Any problem to anybody? चलो, टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मिनट लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, करेक्ट है, 120 आ रहा है, करेक्ट है। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को? रिजिड वेसल ऑफ, मैं सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरा आ गया 0.86 डिवाइडेड बाय 1, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 0.86 मीटर क्यूब पर केजी। ये मेरे को एक वॉल्यूम मिल गया, और दूसरा प्रॉपर्टी मेरे को दिया हुआ है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू 2 बार, तो दो प्रॉपर्टी मेरे पास में आ गई है, दो प्रॉपर्टी मेरे पास में आ गई है। अभी दो प्रॉपर्टी से मैं बाकी सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं 2 बार के करस्पॉन्डिंग मेरे को VF मिल रहा है, 2 बार के करस्पॉन्डिंग मेरे को VF मिल रहा है 0.00106 मीटर क्यूब पर केजी, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को VG मिल रहा है 0.8854। तो मेरा जो वॉल्यूम इज ग्रेटर देन V है बट लेस देन VG है। जो अभी मेरे को गैस का वॉल्यूम मिल रहा है 0.86, इट इज ग्रेटर देन VF बट लेस देन VG। इसका मतलब इसका स्टेट क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो VF से ज्यादा आ रहा है और VG से कम आ रहा है। ये देखो, ये VF, यहाँ पे वॉल्यूम VF है और यहाँ पे वॉल्यूम VG है, तो मेरा वॉल्यूम VF से ज्यादा है और VG से कम है। इसका मतलब मेरा जो स्टेट होगा वो वेट स्टीम होगा, यानी लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। x मेरे को मिल जाएगा कैसे, V इज इक्वल्स टू VF प्लस x टाइम
VF, तो फ्रॉम हियर आई गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे को मिल रहा है 0.971. आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0.971. अब x मेरे को मिल गया तो एंथैल्पी निकल जाएगी, HF प्लस x टाइम HFG. एंट्रोपी भी सेम फॉर्मूले से निकल जाएगी, SF और SFG कर दीजिएगा वहां पे तो एंट्रोपी आ जाएगी. एंड लास्टली मेरे को चाहिए एंथैल्पी, तो एंथैल्पी के लिए आप फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू U प्लस PV. तो ये फॉर्मूले को यूज करके मैं U कैलकुलेट कर लूंगा. इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या? एनी डाउट टू एनीबडी? I hope it has to be clear to everybody. चलिए तो फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द हीट एंड वर्क. अगली क्लास से जो है वो हम लोग हीट और वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे. चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.